हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड सरकार की नई नीति, और वो ये कि झारखंड में 75% नौकरियां सिर्फ झारखंड के लोगों को मिलेंगी प्राइवेट सेक्टर में। ये नौकरियां वो होंगी जो 30,000 रुपये महीने से कम की होंगी। तो इस बात पे भी ध्यान दिया जाए, 30,000 रुपये महीने से कम वाली नौकरियां 75% प्राइवेट सेक्टर की सिर्फ झारखंड के लोगों को मिलेंगी, जिन्हें हम झारखंडी बोलते हैं। आपको बता दूं, लगभग 2 हफ्ते पहले हरियाणा की सरकार भी ऐसा ही एक बिल लेकर आई थी जो पास हो गया था वहां की विधानसभा में, और उसमें बस ये था कि 50,000 रुपये से कम वाली नौकरियां 75% हरियाणा के लोगों को मिलेंगी। तो बस उसमें अमाउंट का फर्क है, झारखंड ने ये अमाउंट 30,000 रखा है, हरियाणा ने 50,000 रखा था। अब इकोनॉमिक सर्वे भी कहता है कि झारखंड में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लगभग 11 से 12%, और कोविड के समय में तो ये बेरोजगारी लगभग 60% तक पहुंच गई थी। तो दूसरे राज्यों के मुकाबले में झारखंड में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, ये इकोनॉमिक सर्वे ने कहा। अब मैं आपको बताता हूं इसके पीछे की पूरी स्टोरी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये मुद्दा हरियाणा के मुद्दे से बहुत अलग है और इसके लिए आपको सही जानकारी लेनी होगी। सबसे बड़ी समस्या क्या है इस नीति में? सबसे बड़ी समस्या ये है, अब यह कहना बड़ा आसान है कि 75% नौकरियां सिर्फ झारखंडी लोगों को मिलेंगी, लेकिन अभी यही नहीं पता कि झारखंडी है कौन। हम झारखंड का निवासी किसे कहते हैं, राइट? तो झारखंड का ट्राइबल रेजिडेंट कोई है या कोई नहीं है, इस पे हमेशा से सवाल रहा है, क्योंकि 2 ही मुख्यमंत्रियों ने हिम्मत करी कि वो एक डोमिसाइल पॉलिसी लेकर आए। तो झारखंड का निवासी कौन होगा? जिसके पास झारखंड का डोमिसाइल होगा। लेकिन डोमिसाइल नीति कभी भी क्लियर नहीं रही। इसके पीछे की पूरी कहानी समझते हैं। देखो, जब झारखंड बना था तब से डिमांड चल रही है कि आप एक डोमिसाइल पॉलिसी लेकर आओ, और झारखंड बना था सन 2000 में। जब भारत में 3 राज्य बने थे तो बिहार से अलग होकर झारखंड बना था। अब जो झारखंड में ट्राइबल लोग रहते हैं वो क्या चाहते हैं? ट्राइबल लोग तो बहुत पुराने हैं झारखंड में। वो ये चाहते हैं कि जो खटियां मतलब होता है जमीन के कागज, लैंड रिकॉर्ड्स, वो कहते हैं कि 1932 कट ऑफ डेट होनी चाहिए। ये वहां के ट्राइबल लोगों की मांग रही है हमेशा से कि 1932 से पहले से जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, वो उनको डोमिसाइल मिले। पर जो नॉन ट्राइबल इतने सारे लोग झारखंड में आए हैं, वो कहते हैं वो क्योंकि नए हैं तो उन्हें एक थोड़ी सी लिबरल पॉलिसी चाहिए। ये सारी समस्या है। तो झारखंड में इनकी हमेशा से डिमांड रही है ट्राइबल लोगों की कि 1932 जो है वो कट ऑफ डेट होनी चाहिए, यानी 1932 से पहले अगर कोई परिवार रह रहा है तो वो परिवार और उसके वंशज ही झारखंड के निवासी कहे जाएंगे। तो 1932 इनकी मांग रही है, और ये इनकी मांग एकदम फेयर है, एकदम लेजिटिमेट है, क्योंकि झारखंड में जो ट्राइबल लोग हैं वो बहुत पुराने हैं और वो काफ़ी टाइम से रह रहे हैं वहाँ पे। लेकिन जो नॉन ट्राइबल लोग हैं वो रिलेटिवली रिसेंट आए हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं आपको यहां पे एक बार सेंसस दिखाता हूं। देखो, अगर हम सेंसस की बात करें, सेंसस 2011, तो उसमें झारखंड की आबादी थी 3.29 करोड़, जिसमें से 86 लाख लोग जो हैं वो ट्राइबल पॉपुलेशन है वहां की, शेड्यूल्ड ट्राइब, और यानी कि लगभग 26%। एक समय था 1950 का, 1960 का, जब झारखंड की आबादी 3/4, हालांकि झारखंड अलग से राज्य नहीं बना था, लेकिन जो झारखंड का एरिया है वहां पे 3/4 लोग ट्राइबल थे। आज के समय में ये 26% बचे हैं, यानी 1/4 बचे हैं। और अगर 2021 का सेंसस की रिपोर्ट जब तक आएगी, आप देखेंगे ये नंबर परसेंटेज वाइज और भी कम हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि जो नॉन ट्राइबल लोग हैं झारखंड में वो गए, वहां पे बसे, क्योंकि वहां पे उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज या दूसरे कारणों से खेती करने, और वो वहीं पर बस गए। आसपास के जो इलाके हैं, उड़ीसा या बिहार, यूपी, वहां से झारखंड में काफ़ी ज़्यादा लोगों का पलायन हुआ। तो बाबूलाल मरांडी सबसे पहले मुख्यमंत्री थे झारखंड के, और ये काफ़ी पॉपुलर आदिवासी नेता थे। खुद ट्राइबल थे ये मरांडी, ये संथाल थे, संथाल ट्राइबल थे ये बाबूलाल मरांडी। सो बाबूलाल मरांडी जो हैं, इन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि 1964 कट ऑफ डेट होगी, यानी जो 1964 के जमीन के कागज हैं, यानी खटियां, उन्हें हम अपना आधार बनाएंगे और फिर डोमिसाइल देंगे। इसका मतलब ये है, झारखंड में 1964 से पहले अगर कोई रह रहा है तो उसे डोमिसाइल मिलेगा। लेकिन इसका बहुत भारी विरोध हुआ। जो नॉन ट्राइबल लोग थे वो बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ऑब्वियसली, क्योंकि वो रिलेटिवली 1964 के बाद बहुत सारे नॉन आदिवासी हैं जो झारखंड में आके बसे हैं। तो अगर उन्हें डोमिसाइल नहीं मिलेगा तो वो झारखंडी नहीं होंगे। झारखंडी नहीं होंगे तो जो खास तौर पे ग्रेड सी और ग्रेड डी वगैरह जैसे जॉब हैं जिनमें रिजर्वेशन है वो उन्हें नहीं मिलेगा, स्टेट रिजर्वेशन जो होता है। तो बाबूलाल मरांडी बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो गए। इनफैक्ट इन्हीं के पार्टी के नेता इनके अगेंस्ट हो गए, इनको रिजाइन करना पड़ा 2002 में। इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, भाजपा से अलग होकर झारखंड विकास मोर्चा। अब उसके बाद बहुत सारे ट्राइबल मुख्यमंत्री आए, जैसे कि अर्जुन मुंडा जो कि मुंडा ट्राइब से हैं, या शिबू सोरेन जो संथाल हैं,
इनके बेटे हेमंत सोरेन ऑब्वियसली वो भी संथाल हैं, और मधु कोड़ा जो कोड़ा ट्राइब से आते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये मुख्यमंत्री जो आए, ये सब ट्राइबल थे। तो इनमें से किसी ने भी हिम्मत नहीं की कि ये एक डोमिसाइल पॉलिसी लेकर आए। क्यों? क्योंकि अगर ये डोमिसाइल पॉलिसी लेकर आएंगे तो नॉन ट्राइबल के जो लोग हैं वो वोट कट जाएंगे, और आज के समय में झारखंड में सिर्फ 26% ट्राइबल हैं, बाकी तो नॉन ट्राइबल हैं। तो किसी ने भी हिम्मत नहीं की पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से। अब लेकिन चीजें चेंज होनी स्टार्ट हुई। अब 2016 में क्या हुआ, झारखंड के पहले नॉन ट्राइबल मुख्यमंत्री आए, रघुबर दास। ये वो समय था 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी थी, तो वो विकास के मुद्दे पर बनी थी, यानी डेवलपमेंट के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी चुनकर आए थे। तो एक बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि ऐसा मुख्यमंत्री लाया जाए जो विकास करे। विकास लाने के लिए वहाँ पे इंडस्ट्रीज चाहिए, झारखंड में नए उद्योग लाने पड़ेंगे, और हमेशा से ऐसा माना जाता रहा है कि अगर उद्योग आएंगे तो जो ट्राइबल लोगों की ज़मीन है वो अधिग्रहण हो जाएगी। यानी एक ऐसा नेता चाहिए था जो नॉन ट्राइबल हो, क्योंकि अगर ट्राइबल होगा तो वो अपने ही समुदाय में पॉपुलर रहेगा, पॉपुलर रहना चाहेगा, तो वो ये कठोर डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो रघुबर दास को बनाया गया, और रघुबर दास जो हैं ये पहले नॉन ट्राइबल सीएम थे। बीजेपी ने नॉन ट्राइबल सीएम को क्यों चुना? क्योंकि उन्हें वहां पे विकास चाहिए था, इंडस्ट्रीज चाहिए थी, तो गवर्नमेंट का एक ही एजेंडा था, वो था डेवलपमेंट। तो रघुबर दास को सबसे पहला काम जो करना था वो ये कि वो एक डोमिसाइल पॉलिसी लेकर आए, और ये लेकर आ गए, डोमिसाइल पॉलिसी लेकर आ गए। लेकिन ये डोमिसाइल पॉलिसी ये काफ़ी ज़्यादा लिबरल थी, काफ़ी ज़्यादा उदार थी, राइट। इसमें कई पॉइंट्स थे। पहली बात तो इन्होंने जो कट ऑफ डेट रखी वो रखी 1985, 1985, यानी कि ये इतनी लिबरल थी। तो क्या हुआ, उस वजह से जो ट्राइबल लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, वो उनको ये पसंद नहीं आई। काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, वायलेंट प्रोटेस्ट भी हुए, क्योंकि आदिवासी तो 1932 कट ऑफ डेट की मांग कर रहे थे, और इन्होंने सिर्फ 30 साल पुरानी रख दी। यानी जो 30 साल से झारखंड में रह रहा है वो झारखंडी कहलाएगा, झारखंड का निवासी कहलाया जाएगा, ये कहा रघुबर दास ने। और आपको बता दूं, रघुबर दास भी झारखंड के नहीं है, इनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था, और ये 1970s में झारखंड शिफ्ट हुए थे, और ये टाटा स्टील कंपनी के साथ काम कर रहे थे। तो अगर ये कोई पुरानी डेट रख देते तो ये खुद ही झारखंड के नहीं होते, राइट। तो इन्होंने डेट रखी 1985, लेकिन इसको एंटी आदिवासी डोमिसाइल पॉलिसी कहा गया। तो एक बात आप ये समझिए कि झारखंड जो है वो बना क्यों था? वो बना ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए था। झारखंड को बनाने की जरूरत ही क्या थी फिर अलग? इसलिए बनाया गया झारखंड को कि वहां पे ट्राइबल डेवलपमेंट होना चाहिए, इसलिए उसे एक अलग राज्य बनाना चाहिए। अगर ऐसी उदार पॉलिसी आएगी जिसमें आप जो नॉन आदिवासी लोग हैं उनको प्रेफर करोगे, तो फिर झारखंड बनाने का पर्पज ही सर्व नहीं होता, राइट। तो झारखंड में जो आदिवासी लोग थे और जो इन्हीं की पार्टी के लोग हैं, उन्होंने भी इसको नकारा, इस पॉलिसी को, और ये पॉलिसी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं हो पाई। इसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, इस पॉलिसी में क्या क्या फीचर थे, उनमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मोटी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल इशू है वो बहुत ज़्यादा पुराना है झारखंड में, और एक साइड किसी को लेनी ही पड़ती है। तो आज तक ये डिफाइन नहीं हो पाया है ढंग से कि झारखंड का निवासी कौन है। झारखंड में 26% तो ट्राइबल हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या उनकी भी है जिन्हें मूल निवासी कहा जाता है। ये नॉन ट्राइबल रेजिडेंट है जो बहुत पुराने हैं, तो इनका भी अधिकार है झारखंड में नौकरियों पे, रिसोर्सेज पे। तो ये मुद्दा इतना आसान नहीं है। अब मैं आता हूं दूसरी समस्या पे। 75% कोटा आपने अनाउंस तो कर दिया, अब सबसे पहली प्रॉब्लम इसमें आएगी लागू करने में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम। ये हमारे संविधान के अगेंस्ट जाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। आंध्र प्रदेश की सरकार 18 महीने पहले ऐसी ही पॉलिसी लेकर आई थी। कर्नाटका की सरकार ने भी कोशिश की। मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ सरकार थी, उन्होंने भी कहा कि 70% हम लोकल नौकरियां देंगे, लेकिन अभी तक ये मामले कोर्ट में पड़े हैं। कोई भी राज्य ऐसा नहीं कर पाया है, और उसके पीछे मैं वजह बताता हूं। देखो, आर्टिकल 19 हमारा ये कहता है कि आप भारत में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, यानी रिजाइड कर सकते हैं कंट्री में। ये आर्टिकल 19 कहता है। अगर आप कहीं पे जॉब ले ही नहीं सकते, एजुकेशन कहीं और दूसरी जगह ले ही नहीं सकते मान लीजिए, तो फिर वहां पे ट्रैवल और रिजाइड आप नहीं करेंगे। तो ये आर्टिकल 19 की स्पिरिट के अगेंस्ट है। दूसरा, आर्टिकल 14 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है इक्वालिटी बिफोर इक्वालिटी, यानी सारे सिटीजन इक्वल हैं। यहां पे अगर आप कह रहे हो कि मैं 75% नौकरियां झारखंड के लोगों को दूंगा, यानी आप उन्हें प्रेफरेंस दे रहे हो कंपेयर टू अदर स्टेट्स। तो ये जो इक्वालिटी है आर्टिकल 14 जो हमें प्रोवाइड करता है उसके अगेंस्ट है। सारे सिटीजन इक्वल हैं, तो आप एक को प्रेफरेंस नहीं दे सकते दूसरे के अगेंस्ट। दूसरा, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा किसी भी राज्य में नहीं हो सकती। और अभी महाराष्ट्र में जो मराठा रिजर्वेशन है उसमें भी सबसे बड़ा मुद्दा यही आ रहा है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकती, और 50% हर राज्य में ऑलरेडी है। तो ये भी एक देखना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट इसे अलाउ करेगा या नहीं। दूसरा, ये आर्टिकल 16 2 और 3 का जो हमारे संविधान का आर्टिकल है, अनुच्छेद 16 2 और 16 3, उसका वायलेशन भी है। ये कहता है कि एम्प्लॉयमेंट
जो होता है उसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता निवास यानी रेजिडेंस के आधार पर। तो सबसे पहली तो दिक्कत आएगी, वो है कानूनी दिक्कत। सुप्रीम कोर्ट अलाउ नहीं करेगा मोस्ट लाइकली। अब दूसरी प्रॉब्लम पे आता हूं, वो है कि ये एंटी इंडस्ट्री माना जा रहा है, राइट। मान लीजिए मैं झारखंड का निवासी हूं और झारखंड में मैंने फैक्ट्री लगाई हुई है। अब झारखंड में मैंने फैक्ट्री लगाई है और फैक्ट्री में मजदूर हैं, लेकिन मुझे 75% मजदूर वहीं के रखने हैं। तो मुझे ऐसे काबिल लोग नहीं मिल रहे वहाँ पे इतने ज़्यादा लोकल कि जो वो काम कर सकें, उनमें उतनी स्किल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, लेकिन रखने मुझे वहीं के पड़ेंगे, मैं कानूनी तौर पर बाध्य हूँ। देखिए इंडस्ट्रीज जो होती हैं उन्हें टैलेंट चाहिए होता है। इंडस्ट्री अपना स्टैंडर्ड जो है हायरिंग का वो लोअर नहीं करेंगी और वो वहाँ से बाहर निकल जाएंगी, क्योंकि उन्हें वो टैलेंट नहीं मिलेगा। कानूनी तौर पे वो बाध्य होंगी, तो वो बाध्यता पसंद नहीं करेंगी और वो किसी दूसरे राज्य में चली जाएंगी जहाँ पे जो कानून है थोड़े लिबरल हों। एक तरफ हम बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, और दूसरी तरफ हम इस तरह के कानून लेकर आ रहे हैं, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के खिलाफ है, यानी जो हमारे भारत देश की स्टैंडर्ड पॉलिसी है केंद्र सरकार की, उसके खिलाफ है। आपको बता दूं झारखंड में टैलेंट की भी कमी है, झारखंड में अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं, झारखंड में टॉप 100, और ये मैं केंद्र सरकार की रैंकिंग बता रहा हूं, जिसे NIRF रैंकिंग बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसे पहले HRD मिनिस्ट्री बोलते थे, उन्होंने रैंकिंग दी थी। तो टॉप 100 जो कॉलेज हैं उनमें झारखंड में सिर्फ 2 हैं, ISM धनबाद और बिट्स मेसरा, बिट्स रांची। और ये भी जो कॉलेज हैं ये 30,000 रुपए से ज़्यादा वाली नौकरी देते हैं, कम वाली नहीं देते, तो इनको भी हम नेगेट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ की भी बात करें तो टॉप 100 में झारखंड की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी थी और वो थी बिट्स रांची, राइट। और ये भी 30,000 रुपए से ज़्यादा वाली नौकरी के ब्रैकेट में आते हैं इनके बच्चे, तो ये भी लागू नहीं होता। तो अगर टैलेंट नहीं है तो झारखंड में इंडस्ट्रीज कोई क्यों लगाएगा। अच्छा, झारखंड जो है वो जितने भी डेवलपमेंट पैरामीटर हैं उनमें सबसे नीचे आता है। जैसे हमारी केंद्र सरकार ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स दिया था, सतत विकास सूचकांक, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, उसमें झारखंड नीचे से दूसरे नंबर पे था बिहार के बाद। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स आया है हमारी केंद्र सरकार का, झारखंड बॉटम 5 में है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में झारखंड नीचे से चौथे नंबर पे रहा। और जो हमारा और भी इंडेक्स हैं उनमें भी आप देख सकते हैं, जैसे ये एक इंडेक्स है, इनोवेशन इंडेक्स बोलते हैं इसे, नीति आयोग का नवाचार सूचकांक, इसमें भी झारखंड कहीं नहीं दिखता शुरू के टॉप के राज्यों में। अब एक इसमें मुद्दा यह भी है नेशनल इंटीग्रेशन का। मान लो सारे राज्य ये हमारे इस तरह के कानून बनाने शुरू कर दें, क्योंकि एक डोमिनो इफेक्ट होता है, यानी एक राज्य करेगा तो बाकी कहेंगे भाई हमारे साथ भेदभाव है, हम भी बनाएंगे। तो फिर नेशनल इंटीग्रेशन का क्या होगा, हमारी भारतीयता का क्या होगा। क्या हम एक कंट्री हैं या हम एक एग्रीगेशन ऑफ स्टेट्स हैं, या हम राज्यों का सिर्फ समूह हैं, हम एक देश हैं। तो ये मुद्दा भी सामने आएगा, यानी राष्ट्रीय एकीकरण जो नेशनल यूनिटी की हमारी स्पिरिट है उसके भी ये खिलाफ जाता है। तो एक तरफ झारखंड की सरकार मोमेंटम झारखंड, जो पिछले मुख्यमंत्री थे, मोमेंटम झारखंड, और दूसरे इन्वेस्टमेंट समिट करवाती है निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ वो इस तरह की पॉलिसी अगर बना रही है तो फिर झारखंड में निवेश लोग नहीं करेंगे, FDI नहीं आएगा। अब इसमें कुछ और समस्याएं भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इंडस्ट्रीज को फोर्स करोगे कि लोकल टैलेंट हायर करे, तो इंडस्ट्री क्या करेंगी, कानूनी उससे बचने के लिए इनफॉर्मल सेक्टर में हायरिंग करेंगी, यानी गैर औपचारिक क्षेत्र जो है, गैर संगठित क्षेत्र। तो इस वजह से जो लाइसेंस राज है या जो दूसरी चीज़ें हैं, करप्शन है, वो भी बढ़ेगा। इंडस्ट्रीज जो है वो हायरिंग करेंगी लेकिन दिखाएंगी नहीं उसे, राइट। रियल एस्टेट सेक्टर, क्योंकि इंडस्ट्रीज बाहर मूव कर जाएंगी तो रियल एस्टेट सेक्टर जो है, जो ऑफिस वगैरह बन रहे हैं, वो भी रियल एस्टेट सेक्टर डाउन हो जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम आ जाएगा। जहां पे स्किल पूल लिमिटेड है वहां पे FDI नहीं आता। यहां पे ब्यूरोक्रेटिक इंटरवेंशन बहुत है, क्योंकि जो बाबू होते हैं, सरकारी बाबू, वो डिसाइड करेंगे कि डोमिसाइल किसे देना है, राइट। डोमिसाइल के जो कागजी कार्यवाही है तो उसमें करप्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सब लोग भागेंगे डोमिसाइल लेने के लिए, तो उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर इसमें फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर जो होता है उसकी स्पिरिट के खिलाफ है। एक तरफ हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें स्किल चाहिए, तो स्किल्ड वर्कर कहीं भी जाके काम कर सकता है, लेकिन ये फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर इसमें नहीं रहेगा, तो ये आत्मनिर्भर भारत के भी खिलाफ है। अब मैं आपको सिक्के का दूसरा पहलू बताता हूं और ये सुपर इंपॉर्टेंट है। जब इतनी सारी समस्याएं हैं तो सरकार कह क्या रही है, मतलब कोई भी राज्य की सरकार ऐसी पॉलिसी लेकर क्यों आती है, उसके पीछे भी तो कोई कारण होगा। कारण है, और मैं कारण आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आपसे अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि भाई इसके कुछ पॉजिटिव बताओ या ये इसको जस्टिफाई करो। देखो आप ये समझो, जब भी किसी राज्य में, अभी जैसे झारखंड है वहां पे कृषि होती है, भारत कृषि प्रधान है तो झारखंड भी कृषि प्रधान है। अब हम औद्योगिकरण की तरफ जा रहे हैं, यानी इंडस्ट्रीज लगेंगी तो जमीन एक्वायर होती है। जमीन एक्वायर होती है, रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से लैंड एक्विजिशन होता है, उससे एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए कम हो जाती हैं या ना के बराबर हो जाती हैं। जो लोग खेती कर रहे थे, आपने उनकी जमीन एक्वायर कर ली, अब वो क्या करेंगे।
तो उनके लिए जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वगैरह नहीं है। इसीलिए जो इंडस्ट्रीज वहां पे लग रही हैं उस जमीन पे उन्हें इन लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए जिनका कृषि हटा के उन्होंने वहां पे उद्योग लगाया है। यानी कि जो कॉस्ट है वहां पे, उस चीज की जो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कुछ ना कुछ प्राइवेट सेक्टर को भी पे करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि लोकल लेवल पे अगर आप एम्प्लॉयज रखते हो तो उसमें एब्सेंटिज्म कम होगा और जो माइग्रेंट लेबरर हैं, प्रवासी मजदूर, उन पे आपकी निर्भरता कम हो जाएगी, राइट। अनुपस्थिति कम हो जाएगी क्योंकि लोकल लोग हैं तो अनुपस्थित नहीं होंगे काम से, आपकी उत्पादकता बढ़ेगी। तीसरा, जो प्राइवेट सेक्टर है उसको सरकार राज्य की कई तरह के इंसेंटिव देती है, कई तरह की स्पेशल चीज़ें देती है, जैसे सस्ती ज़मीन दे देती है, सब्सिडाइज लैंड दे देती है, या आसानी से लोन वगैरह दे देती है। तो जब राज्य इतना कर रहा है इंडस्ट्री के लिए तो इंडस्ट्री को भी तो राज्य के लिए कुछ करना चाहिए। ये भी एक थॉट प्रोसेस है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो दिमाग में आपको रखनी है कि ये सिक्के का दूसरा पहलू है कि जो इंडस्ट्रीज लग रही हैं किसी भी राज्य में, भारत का कोई भी राज्य हो, उन्हें भी तो उस राज्य के लिए कुछ करना चाहिए, राइट। तो ये उसके कुछ एग्जाम्पल हैं कि राज्य कई तरह की फैसिलिटीज देता है इंडस्ट्रीज को, लेकिन इंडस्ट्रीज बदले में राज्य के लिए कुछ नहीं करती। सो ये था हमारा कंप्लीट एनालिसिस झारखंड में जो 75% जॉब कोटा है, और इस पे कई तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, अलग अलग तरह से आ सकते हैं। इसमें प्रोटेक्शनिज्म वर्सेस लिबरल ट्रेड की बात हो सकती है, यहाँ पे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में कैसे ये एक बाधा है उसकी बात हो सकती है। तो मेंस आंसर राइटिंग में भी इस पे बहुत सारे तरह के सवाल आ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये मुद्दा आपको समझ में आया होगा और इस पे जो भी डेवलपमेंट होगी हम स्टडी IQ पर कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।